कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक पिशाचनी की है। ऐसा माना जाता है कि पिशाचनी यह एक अलग ही होनी है। चुड़ैल, पेट, डायन और भूत से पिशाचनी अलग होती है। यह ना तो डायन होती है, ना चुड़ैल होती है, और ना प्रेत होती है, और ना ही वह याशीचनी होती है। पिशाचनी काली शक्तियों की देवियाँ होती है, जिन्हें सिद्ध करके मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति करता है। माना जाता है कि पिशाचनियों को सिद्ध करना पिशाच की अपेक्षा बेहद आसान होता है। पिशाचनी चंचल स्वभाव की होती है और सिद्धि आसानी से प्राप्त हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि पिशाचनी सिद्धि के लिए 11 या 11 से अधिक दिन लग जाते हैं, जिसमें एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिसके उच्चारण के पश्चात ही आप पिशाचनी को सिद्ध कर सकते हैं और कई शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पिशाचनियाँ चंचल स्वभाव की होती हैं, इसलिए वह रूप बदलकर मानवों के बीच घूमती हैं और वह मानव को प्रभावित करने से नहीं चूकती। पिशाचनी की अपेक्षा पिशाचों को सिद्ध करना बेहद मुश्किल काम होता है। वह चंचल स्वभाव के नहीं होते और इंसानों से दूर ही रहते हैं। पिशाचनी सिद्धि आसान है, पर फिर भी ऐसा माना जाता है कि कई लोग इस सिद्धि को सिद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह इतना भी आसान नहीं है। पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए 11 दिन लगते हैं, जिसमें आप ना तो मंत्र का उच्चारण रोकते हैं, ना ही उस स्थान को छोड़ते हैं, ना नहाना किया जाता है, ना उठकर मल मूत्र त्यागा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पिशाचनी को सिद्ध करते करते कई लोग प्राण त्याग देते हैं। पिशाचनी सिद्धि से जुड़ी ऐसी ही कहानी आपके समक्ष लेकर आई हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपने आवाज़ में सुनाऊं, तो आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं। मेरी आईडी है 2020 फिज़ा। तो बिना देरी किए कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहें फिज़ा के साथ। इस कहानी में किसी भी प्रकार से इस प्रकार की सिद्धियों को बढ़ावा नहीं देती है, ना ही किसी को इस प्रकार की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार की सिद्धियों से आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी सिद्धियां प्राण घातक होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सर्दियों का मौसम चल रहा था। खिली खिली धूप थी। सुबह सुबह पत्तों पर पड़ी ओस को जब सूरज की किरणें छू रही थी, अत्यधिक मनोरम लग रहा था। ऐसा दृश्य सर्दियों में सुबह सुबह देखने को अक्सर मिल जाता है, पर सर्दियों की सुबह उठता कौन है जनाब? चलिए माना उठ भी जाए, पर बाहर कौन निकलता है? भारत में तो सर्दियाँ वैसे भी बड़ी बेदर्द होती है, पर हिमाचल की सर्दियाँ उफ, क्या कहना। हिमाचल में तो सर्दियों में हवाएं और भी बेदर्द हो जाती हैं। हड्डियों को कपकपा देने वाली सर्द हवाएं अक्सर ही मन को डरा देती हैं, और बाहर निकलने से राजन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मैनेजर था। उसका ट्रांसफ़र हिमाचल में हो गया था।
राजन हिमाचल में नौकरी के चलते नए नए आया था। हिमाचल में आने के बाद राजन को एक होटल में रुकना पड़ा, क्योंकि अचानक ही आना हुआ और ना तो हिमाचल में उसका कोई रिश्तेदार रहता था, ना ही उन्होंने कोई घर ढूंढा था। यह पता चलते ही कि राजन को अपने काम के चलते हिमाचल जाना पड़ेगा, तो दोनों ने पैकिंग कर ली राजन के लिए। होटल के कमरे से बाहर निकलने के बाद राजन ने एक लंबी गहरी सांस ली। वह समझ चुका था कि हिमाचल में उसे अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। उसका ट्रांसफ़र हिमाचल में हो गया था। उसके पूरे परिवार को बाद में आकर उसके साथ ही रहना था। उसके परिवार में उसकी माँ और पत्नी है। अपने पिताजी को तो राजन ने बहुत पहले ही खो दिया था। वह करीब 15 साल का था। उसके पिता सरकारी अधिकारी थे। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर की ओर लौट रहे थे कि अचानक एक ट्रक आया और उन्हें टक्कर मारकर चला गया। वह वहीं गिर गए और उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई, जिसके कारण बहुत सारा खून बह गया। जब तक मैं अस्पताल पहुंचाता, तब तक उन्हें अस्पताल के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। राजन की मां पर मानो जैसे बिजली गिर गई हो। अचानक हुए पति की मौत को वो सह नहीं पाए और ज़मीन पर धड़ाम से गिरी। पर राजन 15 साल का था। मैं बेशक कमा नहीं सकता था, पर वह यह सब समझ सकता था कि स्थिति क्या है। उसने अपनी माँ को संभाला। कुछ समय बाद जब उसकी माँ मर चुके थे, तब उसके पिता के ऑफिस से कोई आया, जिन्होंने उनकी माता को नौकरी करने का परामर्श दिया। उनके पिता की नौकरी पर उनकी माँ को मिल गई, जिनकी माता भी बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें उनके पति के स्थान पर नौकरी में रख लिया गया। राजन ने होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसे अगर मुझे घर लेना हो तो मैं किससे कांटेक्ट करूं? रिसेप्शन पे बैठी लेडी ने जवाब दिया, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। राजन काफ़ी परेशान हो गया। उसे लगा कि अब वह कहाँ से किसी प्रॉपर्टी डीलर का कांटेक्ट निकाले। राजन वापस होटल के कमरे में चला गया। अभी काफ़ी सुबह हो रही थी। राजन ने रूम सर्विस से अपने कमरे में अखबार मंगवाया। राजन ने सोचा कि कहीं नहीं तो कम से कम अखबार में तो कोई एडवर्टाइजमेंट आया ही होगा। वैसे भी राजन को बार बार पढ़ना अच्छा लगता था और अपनी जानकारी को अपडेट रखना भी। राजन अखबार पढ़ रहा था कि अचानक उसे 5वें पेज के आखिरी में दाहिनी तरफ एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया। उस पर लिखा था, हरमिंदर सिंह प्रॉपर्टीज ब्रोकिंग एजेंसी। राजन ने दिए गए नंबर पर फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट बुक करा ली। एडवर्टाइजमेंट में जो पता दिया गया था, वह पता बहुत दूर का नहीं था। होटल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर वह एजेंसी थी। राजन फटाफट रूम सर्विस को फ़ोन करता है और अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही मंगवा लेता है। राजन फटाफट ब्रेकफास्ट करके तैयार होकर एजेंसी के लिए निकल जाता है। एजेंसी जाने के लिए राजन एक टैक्सी हायर करता है। राजेंद्र एजेंसी के सामने खड़ा था। राजेंद्र ने ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हरमिंदर सिंह, हाँ जी आइए। राजन, मेरा नाम राजन है। मैंने ही आपसे
फ़ोन पर बात की थी। हरमिंदर सिंह, हाँ जी जी जी, बोलिए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। राजन, हरमिंदर जी से, मैं हिमाचल में नया नया आया हूँ। हिमाचल में मेरा जान पहचान का कोई भी नहीं रहता है, तो हिमाचल की मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। पर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है और कुछ ही समय बाद मेरा पूरा परिवार यहाँ पर आने वाला है, तो मैं यहीं पर एक घर लेकर रहने की सोच रहा था। क्या आप मुझे कोई ऐसा घर दिखा सकते हैं जहाँ पर मैं और मेरा परिवार कुछ समय बाद रहने लगे। हरमिंदर सिंह, राजन की, फ़िलहाल तो मेरी नज़र में ऐसा कोई घर है नहीं अभी, पर जब होगा तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा। राजन, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ और ना ही प्रॉपर्टीज़ एजेंसी को जानता हूँ। बहुत मुश्किल से आपका नंबर मुझे अखबार में मिला था, तो वहाँ तक आया हूँ। बड़ी उम्मीद है आपसे सर, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए कुछ। हरविंदर सिंह कुछ सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने बोला, एक घर है आपके पास, अगर समय है तो बोलिए, अभी हम चलते हैं। वह बहुत दूर नहीं है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर वह घर है। राजन सोचने लगा कि जितनी जल्दी देख लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी देख लेगा वह इस बात से निश्चिंत हो जाएगा और अपना ऑफिस भी आराम से ज्वाइन कर पाएगा। राजन हरमिंदर सिंह की बात मान गए। राजन और हरमिंदर जी दोनों घर देखने के लिए निकल पड़े। हम इंद्र जी राजन को यह घर नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि एक घर के आसपास एक जंगल था और वहाँ से कई लोगों के गायब होने की खबर मिली थी। ऐसा माना जाता था कि घर के आसपास कई लोग गए हैं जो कि कभी वापस लौट कर नहीं आए। ना तो उनकी कोई लाश ही मिलती है और ना ही उनका कोई पता मिलता है। वह कब कहाँ कैसे गायब हो जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। वे दोनों लोग अब घर के पास पहुंच गए थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर देखने में ज़रूरत के हिसाब से अधिक ही था और खूबसूरत भी। ग्राउंड फ्लोर को बनाया घर चारों कमरों का था। बीच में एक बड़ा सा बरामदा था। बरामदे में बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। कमरों के दरवाजे के आसपास कई खंभे लगे हुए थे, जो कि पूरे हॉल को उन कमरों से थोड़ा सा अलग दर्शाते थे। सभी कमरों के दरवाजे इस तरीके से बने थे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना बेहद आसान था। घूमकर आपको नहीं जाना पड़ता था। कमरों की दीवारों का रंग हल्का पीला था। एक बड़ा सा किचन जिसका रंग गुलाबी था। वॉशरूम में टाइल्स लगी हुई थी। पूरे घर के फ्लोर पर टिप्पणी लिखे कमरों में बड़ी बड़ी खिड़कियों की सुंदर डेकोरेटिव बल्ब और लाइट का इस्तेमाल किया गया था। घर बनाने वाले ने बेशक से घर छोटा बनवाया था, पर घर बेहद खूबसूरत बनवाया था। मानव घर बनवाने में उसने अपने घर बनाने के सभी अरमान पूरे कर लिए हैं, जैसे कोई प्यार से अपना घर बनाता है। कमरे काफ़ी बड़े बड़े थे। अब राजन और हरमिंदर सिंह जी घर की छत पर खड़े थे। घर की छत का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। इस वक्त शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और अपनी लालिमा को आसमान के पर्दों पर बिखेर रहा था। आसमान भी सूरज की लालिमा से सुर्ख लाल सिंदूरी हुआ जा रहा था और उसके साथ साथ पहाड़ों का नज़ारा तो उसे अत्यंत ही मनोरम बना रहा था। राजन को घर बहुत पसंद आया। वैसे उसे उतना पसंद ना भी आता
अब भी उसके लिए हाँ कर देता, क्योंकि राजन हिमाचल में नया नया आया था और उसके लिए यह घर मिलना भी बहुत बड़ी बात थी और उसे जल्दी ही ऑफिस भी ज्वाइन करना था। राजन ने उसी समय निधि को वीडियो कॉल लगाया और उसे घर दिखाने लगा। निधि के साथ वहाँ उस वक्त मैं भी बैठी थी। उन्होंने भी विधि के साथ घर देख लिया। उन दोनों को भी वह घर बहुत पसंद आया। राजन ने हरमिंदर जी से पेमेंट की बात की और घर को पक्का कर लिया। क्योंकि घर पक्का हो गया था तो राजन ने सोचा कि वहीं शिफ्ट हो जाए। माँ निधि बाद में आ जाएंगे। उस घर के सामने एक घर और था। राजन ने उस घर के बारे में हरमिंदर जी से नहीं पूछा। उस वक्त घर पर ताला लगा हुआ था। राजन अभी आगे के कमरे में बैठा हुआ था। वह बैठे बैठे कॉफ़ी पी रहा था और निधि के बारे में सोच रहा था। राजन मन ही मन सोच रहा था कि इतनी ठंड है, काश निधि यहाँ होती, वह मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाती, मुझे कॉफ़ी खुद ना बनानी पड़ती। अचानक से राजन की नज़र सामने के घर पर गए। राजन ने देखा कि उस घर में उस रोशनी की वजह से उसे उस घर की खिड़की पर एक परछाई दिखाई दे रही थी। परछाई किसी औरत की थी। खुले लंबे बाल परछाई से वह अंदाज़ा लगा रहा था कि उसने साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ियाँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझ पाया। राजन ने मन में ख्याल आया कि जब उसने वह घर सुबह देखा था तो उस घर पर ताला लटक रहा था। फिर उसने सोचा कि कहीं बाहर गए होंगे, आ गए होंगे वो लोग। मानवीय स्वभाव है, मन में प्रश्न आ ही जाते हैं। राजन ने सर झटक कर अपने मन से वह ख्याल निकाल दिया। वह फिर से निधि के ख्यालों में खो गया। काफ़ी रात हो चुकी थी। राजन का खाना बनाने का मन तो नहीं था, इसलिए उसने फूड सर्विस में फ़ोन कर घर पर ही खाना मंगवा लिया। काफ़ी रात हो चुकी थी। राजन ने खाना खा लिया था। वह सोने जा रहा था। सोने से पहले उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना पहले निधि से एक बार बात कर ली जाए। राजन ने निधि को फ़ोन लगाया। राजन, हेलो, सो रही हो क्या? निधि, सो रही होती तो आपका फ़ोन कैसे उठाती? कैसे हैं आप? राजन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और माँ कैसी हैं? तुम लोगों ने खाना खा लिया? निधि, हाँ, हम भी ठीक हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया है। माँ सो गई हैं। राजन, ठीक है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। सोच रहा हूँ घर मिल गया है तो कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। राजन सुबह सुबह ऑफिस पहुँच गया और उसने अपनी अटेंडेंस वहाँ पर लगा दी। राजन के लिए सुबह सुबह ऑफिस जाना है इसलिए भी आसान हो गया था, क्योंकि उसने उसी शहर में होटल लिया था जहाँ पर उसका पुलिस स्टेशन था। ऑफिस में कब दिन बीत गया पता ही नहीं चला। काम में व्यस्त रहते रहते राजन का वक्त कैसे कट जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। शाम हो गई थी और राजू मैं अब घर के लिए निकल गया था। रास्ते से ही राजा ने खाने के लिए कुछ खरीद लिया था, क्योंकि वह आज भी खाना नहीं बनाने वाला था। राजन के मन में ख्याल आया था कि उसे अभी यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, उसे होटल में ही रुक जाना चाहिए था। जब माँ और निधि आती तब इस घर में उन लोगों के साथ आ जाता। राजन घर पर पहुंच गया था। वह खाना निकाल रहा था कि उसके मन में निधि का ख्याल आया
कि कैसे निधि उसके लिए खाना परोसा करती थी। उसे वह दिन याद आने लगे जब वह माँ और निधि के साथ था। अचानक से घर के दरवाजे की घंटी बजी। राजन के मन में अनेकों ख्याल आने लगे। इतनी रात को कौन आया होगा? यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं, मेरा कोई परिचय कभी नहीं हुआ और ऐसा परिचय वाला भी नहीं जिसने खबर दी कि वह आ रहा है मुझसे मिलने। इतनी रात को कौन होगा? राजन अभी अपने ख्यालों में उतर ही रहा था कि दरवाजे की घंटी फिर से बजी। राजन अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाज़ा खोलने के लिए उठा। राजन ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी, लंबे लंबे काले घने बाल थे, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में लाल खनखनाती चूड़ियाँ, पैरों में पायल, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी, आँखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, बड़ी बड़ी काली आँखें और एक लंबे पतली सी नाक, चेहरे पर आकार लंबा, रंग गोरा। उसने देखते ही मानो राजन के होश उड़ गए। राजन आंखें फाड़े उसे देखने लगा। राजन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने इतनी खूबसूरत औरत खड़ी है, मानो स्वर्ग से उतरी अप्सरा। राजन को हंसने की आवाज़ आई। राजन ने कुछ असहज महसूस किया और फिर हकलाते हुए कहने लगा, जी जी जी, आप कौन? उसने जवाब दिया, मैं आपकी पड़ोसन, मेरा नाम माया है। मैंने सुबह सुबह आपको देखा था। कल आप यहाँ नए नए आए हैं और अकेले हैं तो खाना नहीं बना पाए होंगे, इसलिए मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ। राजन, जी जी धन्यवाद। राजन ने उन्हें कहा कि जी, खाना तो मैंने नहीं बनाया पर मैं बाहर से लेकर आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाई। आप अंदर आइए ना। पायल की छन छन आती आवाज़ के साथ माया ने राजन के घर में कदम रख दिए थे। माया आंखें भरे पूरे घर को देख रही थी, मानव अपनी आंखों में समा लेना चाहती हो। राजन ने माया से कहा, जी बैठिए, क्या लेंगी आप? माया नहीं पहले राजन को घूरा, उसके बाद वहीं पर एक कुर्सी पर बैठकर कहा कि कुछ नहीं, मेरा घर पास ही में है, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। उसने मुस्कुराकर अभिनंदन किया और चली गई। राजन निधि के ख्यालों से अब माया के ख्यालों में खो गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब माया को पहली बार देखते ही उसके अंदर इतने बदलाव हो गए। माया मानो उसके दिल पर छा गई थी। यही तो माया भी चाहती थी, इसलिए तो वह राजन से मिलने गई थी और राजन के निमंत्रण को स्वीकार करने भी। आखिर कौन थी माया? वह राजन से क्या चाहती थी? वह राजन से क्यों मिलने आई थी? अब तक तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये पिशाचनी की कहानी? अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगी जल्दी। तब तक के लिए आप बने रहें फ़िज़ा के साथ। और हाँ, मुझे इंस्टा पे भी आप कहानी अगर आप भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, पिशाचनी पार्ट 2। तो तब तक के लिए बने रहें फ़िज़ा के साथ।